हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में बेसिकली मैं आरसीसी का IS 456-2000 प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट का जो कोड है उसका जो अमेंडमेंट नंबर 4 है जो कि मई 2013 में पब्लिश किया गया था। और अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें इन अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि हमें नए अमेंडमेंट से अकॉर्डिंग आंसर देना है या हमारा जो पुराना ओरिजिनली पब्लिश्ड कोड था उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जो रिसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं वही हमारे वैलिड होते हैं। सो यहाँ पर मैं बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट्स हमारे क्या प्रोविजंस चेंज हुए हैं उनको जस्ट ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। बिफोर अमेंडमेंट के ज्यादातर जो क्लॉजेस हैं ऑलरेडी मैं अपने IS 456 के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं उनको बहुत डिटेल में नहीं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा कि कहां पर कौन से चेंजेस किए गए हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनली पब्लिश्ड कोड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो अमेंडमेंट नंबर 4 मई 2013 में आपका रिलीज किया है IS 4 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, उसमें जो पहला क्लॉज है दैट इज रिगार्डिंग दी क्लॉज नंबर 5.3 जिसमें एग्रीगेट्स की बात करता है कि हम कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं दे शुड बी कंप्लाइंग विथ रिक्वायरमेंट्स जो कि हमारे IS 383 में दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कोड पहले भी बोल रहा था, एज फॉर एज पॉसिबल प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू नेचुरल एग्रीगेट्स। ठीक है, तो अभी जो अमेंडमेंट कर दिया उसमें क्या किया, ये वाली आपकी जो लाइन थी एज फॉर एज पॉसिबल रेफरेंस शैल बी गिवन टू प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू नेचुरल एग्रीगेट्स। अभी वाला जो रिवाइज्ड प्रोविजंस है वो हमें नेचुरल एग्रीगेट्स या हमारे जो क्रशर प्लांट से हम एग्रीगेट्स तैयार कर रहे हैं जिसे हम बोल सकते हैं कि दे आर मैकेनिकली प्रोसेस्ड एग्रीगेट्स, वो हमारे उसमें ऐसा कोई प्रेफरेंस आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज डिलीट कर दी गई है, दिस हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दी कोड। तो अब सिर्फ हमारा क्या आफ्टर अमेंडमेंट हमारी जो गाइडलाइन बचती है वो ये बचती है कि जो भी आप कंक्रीट में एग्रीगेट्स यूज करने वाले हो, हमारे एग्रीगेट्स में आपके फाइन एग्रीगेट्स होंगे, आपके कोर्स एग्रीगेट्स होंगे। तो फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स जो है दे शुड बी कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स IS 383। और IS 383 हमारा क्या है, जो कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2016 का है। वो ये कहता है कि कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स फॉर कंक्रीट प्रिपरेशन के इसमें स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज नंबर 5.3.4, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू यूज ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, तो ये कहता है कि कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स जो आप यूज कर रहे हैं उनकी जो बैचिंग है वो आपकी सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, और ऑल इन एग्रीगेट में बी यूज्ड ओनली वेयर स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द इंजीनियर इंचार्ज। इस चीज को, इस प्रोविजन को हटा दिया गया है कि ऑल इन एग्रीगेट्स का अब आपको यूज नहीं करना है कंक्रीट प्रिपरेशन के लिए। अभी ऑल इन वन एग्रीगेट्स क्या है, ये मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी आई थी ब्रिटिश एरा से, वहां पर ये यूज होते थे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एग्रीगेट्स, इसमें रिवर बेड से उठाया, पिट से उठाया, क्रशिंग प्लांट से उठाया, उनको मिक्स कर दिया एक डिजायर्ड ग्रेडिंग से। तो ऐसे जो एग्रीगेट्स हमारे कहलाते हैं वो हमारे ऑल इन एग्रीगेट्स होते हैं, जिसमें बेसिकली फाइन और कोर्स एग्रीगेट हमारे एक ही प्रोपोर्शन में, मतलब एक ही मिक्स में डाल दिए जाते हैं। जैसा कि आपको ये फिगर जो दिख रहा है इसमें आपको दिख रहे हैं कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दोनों मिक्स कर दिए हैं और फिर हम इनको कंक्रीट प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं। तो दिस हैज बीन बैंड इन दिस अमेंडमेंट। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स यूज करने और उनकी जो बैचिंग है वो सेपरेटली यूज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है दैट इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ वाटर। जो क्लॉज 5.4 है, इस जो हमारा अमेंडमेंट के पहले था ये था कि वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग शैल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजूरियस अमाउंट्स ऑफ ऑयल, एसिड्स, एल्कलीज, सॉल्ट, सुगर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये बेसिकली हमारे हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पानी में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंड अदर सब्सटेंस दैट में बी डेलेट्रियस। डेलेट्रियस का मतलब है कि जो हमारे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के लिए हार्मफुल हैं, दे आर डिजास्टर्स फॉर द कंक्रीट। ठीक है, स्टील के लिए बिकॉज दे प्रमोट कोरोजन। तो बस एक इस क्लॉज में बेसिकली क्या चेंज किया गया है,
यहां पर जो वाटर लिखा है उसमें नेचुरल और ट्रीटेड वाटर ये ऐड किया गया है नए अमेंडमेंट में। नेचुरल का मतलब है जो आप ग्राउंड वाटर से डायरेक्टली ग्राउंड से निकाल कर आप यूज कर रहे हैं, और ट्रीटेड मीन्स कोई आपका ट्रीटमेंट प्लांट है उससे आप यूज कर रहे हैं पानी, तो वो हमारा सुटेबल होना चाहिए मिक्सिंग और क्योरिंग के लिए। उसमें हमारे इंजीरियस अमाउंट्स में ऑयल, एसिड्स, अल्कली सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर द कंक्रीट एज वेल एज स्टील। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है मिक्सिंग और क्योरिंग जो हम कर रहे हैं कंक्रीट से वो सी वाटर से हमारी रिकमेंडेड नहीं थी। ठीक है, ये पहले भी रिकमेंडेड नहीं थी कि हम सी वाटर से कंक्रीट प्रिपरेशन नहीं यूज करेंगे बिकॉज उसमें हमारे हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, पहले कोड ये कहता था कि रिकमेंडेड नहीं है, और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में हम सी वाटर को यूज कर सकते हैं प्लेन कंक्रीट में केवल। ध्यान रखिए बिकॉज प्लेन कंक्रीट में हमारा एम्बेडेड स्टील यानी रेनफोर्समेंट नहीं होगा, तो एक जो कोरोजन वाला फैक्टर है वो प्रिडोमिनेट नहीं करेगा। तो आफ्टर हैविंग गिवन ड्यू कंसिडरेशंस टू पॉसिबल डिसएडवांटेजेस एंड प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग यूज ऑफ एप्रोप्रिएट सीमेंट सिस्टम। ठीक है, अप्रोप्रिएट सीमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जो सीमेंट में हमारी प्रपोर्शनिंग है, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ऐसा ना हो कि जो हमारे सी वाटर सॉल्ट्स के उनके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमारी कंक्रीट को फर्दर डिग्रेड कर दें। तो अब कोड ये कहता है, इसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं किया है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंज किया है कि सी वाटर शैल नॉट बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग और क्योरिंग ऑफ कंक्रीट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सॉल्ट। सिर्फ ये पहले वाले स्टेटमेंट का कुछ लैंग्वेज में बात वही है, बस लैंग्वेज में डिफरेंस है। फिर 5.5.7 में एक न्यू क्लॉज ऐड किया है, दिस इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ एडमिक्सचर। ठीक है, तो एडमिक्सचर यूज के रिगार्डिंग एक प्रोविजन है जो ये कहता है कि जो भी एडमिक्सचर आप यूज कर रहे हो कंक्रीट मिक्स प्रिपरेशन में उसको आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको रीडोजिंग नहीं करनी है। रीडोजिंग का मतलब ये है कि जब आप बैचिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपकी वर्केबिलिटी आपने नापी, मिक्स की और आपको अप्रोप्रिएट ना मिली, तो ऐसा नहीं है कि आप कितनी बार भी एडमिक्सचर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो रीडोजिंग नॉर्मली हम परमिट नहीं करते हैं साइट पर, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अगर जरूरत होती है तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट साइट में आपको मिक्सर में ऐड करनी है टू रीगेन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विथ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ध्यान रखना है कि जो प्रोड्यूसर है और सप्लायर है, ठीक है, जो कंक्रीट प्रिपेयर कर रहा है और जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, यानी परचेजर ऑफ द कंक्रीट एंड प्रोड्यूसर ऑफ द कंक्रीट, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ आप जो भी प्रोड्यूसर है उसको ये इंश्योर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी रीडोजिंग की वजह से, मीन्स आप दोबारा जो आपने एडमिक्सचर डाला उसकी वजह से आपकी अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पर फर्क पड़ रहा है या नहीं। सो इसकी आपको प्रॉपर, जो भी सप्लायर है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है कि आपने कितना क्वांटिटी एडमिक्सचर का और कब डाला। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज ऐड किया है रिगार्डिंग द यूज ऑफ एडमिक्सचर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेबल 2 में कुछ रिवीजन किया है, कुछ अपडेशन किया है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। इसके लिए मैंने ऑलरेडी IS 456 के अमेंडमेंट नंबर 2013 के नाम से ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के नाम से एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और इससे अभी 2 क्वेश्चंस भी यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यू हैव टू आंसर एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट प्रोविजंस, जिसमें बेसिकली क्या किया गया, 3 ग्रेड्स थे हमारे कंक्रीट के, ऑर्डिनरी ग्रुप्स, एक्चुअली ग्रेड्स के जो ग्रुपिंग्स हैं वो 3 हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। बेसिकली क्या किया गया है, स्टैंडर्ड कंक्रीट में जो M60 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में हुआ करता था उसको शिफ्ट करके स्टैंडर्ड कंक्रीट में डाल दिया गया है, और साथ ही साथ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आपके M85 से M100 ग्रेड तक ऐड कर दी गई हैं ग्रेड्स। ठीक है, और एक नोट सेक्शन में जहां पर M55 लिखा था उसकी जगह M60 लिख दिया गया, जिसमें यह लिखा था कि जो हमारे IS 456 के प्रोविजंस हैं दे आर अप्लीकेबल टू ओनली M60 ग्रेड ग्राउंड। पहले M55 ग्रेड तक था, लेकिन जब अभी ये री अपडेट किया इस टेबल को तो हमारे जो IS 456 के प्रोविजंस हैं वो आप M60 ग्रेड तक यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर की आपकी जो ग्रेड है कंक्रीट, यानी M65 है, M70 है, M80 है, M85 है,
या M100 तक, इनके लिए आपके ये प्रोविजंस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इनके लिए आपको अलग लिटरेचर्स, अलग डिजाइन्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर रिलाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 8.1 क्लॉज में क्या किया गया, इट इज रिगार्डिंग द ड्यूरेबल कंक्रीट, जिसमें ये कहा गया था कि ड्यूरेबल कंक्रीट इज वन दैट परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली इन द वर्किंग एनवायरनमेंट ड्यूरिंग इट्स एंटीसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन ड्यूरिंग इट सर्विस। तो यहां पर एक वर्ड इंसर्ट किया गया है सर्विस लाइफ, कि हमारी जो ड्यूरेबल कंक्रीट वो कंक्रीट है जो वर्किंग एनवायरनमेंट में, वो वर्किंग एनवायरनमेंट जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो अपनी सर्विस लाइफ में एंटीसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन में सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म करेगा। ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं किया गया, केवल एक लाइफ, सर्विस लाइफ वर्ड ऐड किया गया है नए अमेंडमेंट के इस क्लॉज में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो प्रोविजन है, दैट इज रिगार्डिंग दी टेबल 5। टेबल 5 में जो नोट्स दिए हुए थे, टेबल 5 हमारी बेसिकली क्या थी, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन, जो कि 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स के लिए हमारे IS 456 ने ओरिजिनली दी थी। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है अपने ओरिजिनल वीडियोस में, जो IS 456 एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जिसमें आपके नोट में ये लिखा हुआ था कि जो सीमेंट कंटेंट आपकी स्टेबल में दी हुई है वो हमारा ग्रेड ऑफ सीमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ एडिशंस मेंशन्ड इन 5.2। ठीक है, तो यहां पर क्या ऐड किया गया, ग्रेड्स ऑफ सीमेंट एंड टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, यानी जो सीमेंट कंटेंट इस टेबल में दिया हुआ है वो हमारा टाइप ऑफ सीमेंट और ग्रेड ऑफ सीमेंट से इंडिपेंडेंट। टाइप ऑफ सीमेंट ये हो गई कि आपकी पोजोलोना सीमेंट है या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, लो हीट सीमेंट है। ठीक है, और ग्रेड का मतलब ये है कि सेम, सपोज आप OPC 43 यूज कर रहे हो या OPC 53 यूज कर रहे हो, इससे आपका जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है इस टेबल में वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये भी इसमें UPPSC के एग्जाम में भी पूछा गया था इससे क्वेश्चन, और ये लिखा हुआ है कि द एडिशंस जो कि आप फ्लाई ऐश या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, बेसिकली ये हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स हैं, जब आप कंक्रीट कंपोजिशन प्रिपेयर कर रहे हो, कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें अगर ये डाल रहे हो तो उनको प्रॉपर अकाउंटल करना है विथ रेस्पेक्ट टू सीमेंट कंटेंट, बिकॉज दे आर यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, बिकॉज ये सीमेंट के रिप्लेसमेंट की तरह यूज करते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब आप इनको यूज कर रहे हो एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्रिपेयर करने में, तो इनको आपको अकाउंट करना है प्रॉपरली, बिकॉज जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है तब आपके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। एंड वाटर सीमेंट रेशियो इफ सुटेबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड एंड सो लॉन्ग एज मैक्सिमम अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट डू नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ पोजोलोना एंड स्लैग, जो कि IS 489 और IS 455 में दिखे हुए हैं। इसमें पोजोलोना और स्लैग की लिमिट्स दी हुई हैं इन कोड्स में। ठीक है, तो चेंज क्या किया गया, यहां पे कुछ लैंग्वेज में चेंज किया गया कि द मिनरल एडमिक्सचर्स जो कि फ्लाई ऐश या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, they shall be taken into account in concrete composition with respect to cement content and water cement ratio not exceeding the limit of fly ash specified in IS 489। ठीक है, फ्लाई ऐश और स्लैग, फ्लाई ऐश की जो लिमिट्स हैं वो IS 489 में स्पेसिफाइड है और स्लैग की जो लिमिट्स हैं वो IS 455 में स्पेसिफाइड है, जिसके बाद बियॉन्ड विच दीज एडिशंस दो परमिटेड शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन दीज पर्पसेस। ठीक है, उसके बाद टेबल 5 के में दो नोट्स थे, उसमें नोट 3 हमारा ऐड किया गया है। नोट 3 ये कहता है कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट स्पेसिफाइड है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो स्पेसिफाइड है और जो मिनिमम ग्रेड कंक्रीट का स्पेसिफाइड है वो हमारा इंडिविजुअली रिलेटेड है। ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन से ध्यान रखना, इंडिविजुअली रिलेटेड का मतलब ये है कि दिस इज इंडिपेंडेंटली रिलेटेड विद एक्सपोजर कंडीशन, दिस इज रिलेटेड टू एक्सपोजर कंडीशन एंड दिस इज रिलेटेड टू एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है, तो ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ बिकॉज तीनों जो पैरामीटर्स हैं वो इंडिविजुअली एक्सपोजर कंडीशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपस में भी ये पैरामीटर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होगा वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा, हमारी कंक्रीट मिक्स रिच होती जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आपको सीमेंट कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हमारा एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, इसके बारे में भी ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जिसे मैंने बताया था आपको, इसको कंक्रीट कैंसर कह सकते हैं। इट इज वेरी डेलेट्रियस फॉर द कंक्रीट, जिसमें ये मेंशन था कि लो एल्कली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स
में जनरली हमारा जो एल्कली कंटेंट है वो हमारा 0.6% इन फॉर्म ऑफ Na2O, सोडियम ऑक्साइड के इक्विवेलेंट हमारा एल्कली कंटेंट हम मेजर करते हैं, वो हमारा 0.6% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यही सेम चीज अभी भी नए प्रोविजंस में भी यही चीज है, चेंज नहीं किया गया, इट इज 0.6%। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्दर एडवांटेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ फ्लाई ऐश, जो कि कंफर्म करेगा IS 3812, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कंफर्मिंग टू IS 12089 एज पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड फ्लाई ऐश, ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इसमें यूज कर रहे हो लो एल्कली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हमारा प्रिवेंट करने के लिए कोड ने क्या किया, जो फ्लाई ऐश की लिमिट्स थी मिनिमम जो हम रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे थे वो हमारी 20% थी और स्लैग कंटेंट हमारा 50% था, तो उस चीज को बढ़ाकर फ्लाई ऐश कंटेंट की जो लिमिट है, मिनिमम कंटेंट जो है वो 25% कर दिया गया और स्लैग का हमारा 50% था ऑलरेडी, वो चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम फ्लाई ऐश अब मिनिमम आपको 25% यूज करना है। ठीक है, जब हम एज अ रिप्लेसमेंट सीमेंट को एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट हम फ्लाई ऐश को यूज कर रहे हैं या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को यूज कर रहे हैं लो एल्कली पोर्टलैंड सीमेंट में, प्रोवाइडेड कि पोर्टलैंड सीमेंट में जो एल्कली कंटेंट है वो हमारा 0.6% से ज्यादा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है रिगार्डिंग 8.2.6.2 जिसमें ड्रेनेज की बात करता है। इसमें ये लिखा था ऐसी साइट्स एट साइट्स वेयर एल्कली कंसंट्रेशंस आर हाई और मे बिकम वेरी हाई, the groundwater should be lowered by drainage so that it will not come into direct contact with concrete. Additional protection may be obtained by use of chemically resistant stone facing a layer of plaster of Paris covered with suitable fabric such as jute thoroughly impregnated with bituminous material. इस क्लॉज को हटा दिया गया है, क्लॉज के इस पार्ट को, और इसमें क्लियरली ये लिख दिया गया है कि आप जहां पर एल्कली कंसेंट्रेशंस हाई हैं, ग्राउंड वाटर हमारे कंक्रीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके कंक्रीट को डैमेज कर सकता है, तो वहां पर आपको ड्रेनेज को कंट्रोल करने के लिए करना क्या है कि ग्राउंड वाटर को तो आप लोअर ही कर रहे हो सुटेबल ड्रेनेज अरेंजमेंट देके, सो दैट जो कंक्रीट के कांटेक्ट में ना आए, डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारी एल्कली, और साथ ही साथ आपको कंक्रीट में एडिशनल प्रोटेक्शन इंश्योर करना है बाय यूज ऑफ सुटेबल इम्परमिएबल बैरियर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोविजन पे, दैट इज रिगार्डिंग द डिजाइन मिक्स कंक्रीट, जिसमें एज अ गारंटर ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन द कंस्ट्रक्टर, जो भी कंस्ट्रक्टर है यानी जो मिक्स एक तरीके से प्रोड्यूसर है जो कंक्रीट प्रिपेयर कर रहा है, शैल कैरी आउट मिक्स डिजाइन एंड मिक्स सो डिजाइन शैल बी अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर सपोज रेलवे के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा, तो कंस्ट्रक्टर हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया और हमारा एम्प्लॉयर जो हो गई वो हमारी रेलवे हो गई। तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इंश्योर करने के लिए, गारंटी करने के लिए, ठीक है, हमारी जो भी मिक्स डिजाइन होगी वो एम्प्लॉयर से अप्रूव्ड होगी, तभी वो फर्दर कंस्ट्रक्शन कर पाएगा उस मिक्स डिजाइन। तो इस प्रोविजन को अमेंडमेंट ने कुछ थोड़ा सा फर्दर इम्प्रोवाइज किया है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के लिए। कहा क्या है कि शैल बी अप्रूव्ड बाय एम्प्लॉयर विद इन लिमिटेशंस ऑफ पैरामीटर्स एंड अदर स्टेपुलेशन लेड डाउन बाय दिस स्टैंडर्ड इफ सो डिजायर्ड। ये चीज ऐड की गई है कि एम्प्लॉयर शैल बी प्रोवाइडेड विद सपोर्टिंग डाटा इंक्लूडिंग ग्राफ्स। ठीक है, पहले तो वो मिक्स डिजाइन आपका बस इंश्योर करेगा कि हमारा जो भी स्टेपुलेशंस है वो उनको कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब उसको अपने सपोर्ट में एज अ गारंटर ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एम्प्लॉयर को यानी रेलवेज को ग्राफ्स जो भी उसने ट्रायल मिक्सेस परफॉर्म की होंगी उनका स्ट्रेंथ के साथ, वाटर सीमेंट के साथ वेरिएशन, कंप्लीट ट्रायल मिक्स की प्रोपोर्शनिंग टू सब्सटेंशिएट द चॉइस ऑफ सीमेंट, ये प्रूव करने के लिए कि जो सीमेंट कंटेंट या फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट उसने यूज किया है, वाटर यूज करा है, मिनरल एडमिक्सचर्स यूज किए हैं, दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और वो हमारी अननेसेसरी अनइकोनॉमिक मिक्स तो नहीं बना रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रैक्टर इज लायबल टू प्रोड्यूस दीज रिजल्ट्स अलोंग विद डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट। ठीक है, सपोर्टिंग डाटा के तौर पे ये इंफॉर्मेशन देनी होगी एम्प्लॉयर को। उसके बाद आते हैं कि द मिक्स शैल बी डिजाइन्ड टू प्रोड्यूस ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैविंग रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नॉट लेस देन एप्रोप्रिएट वैल्यूज गिवन इन टेबल 2। proportion grading of aggregate shall be made by trial in such a way to make densest possible concrete। ये चीज ऐड की गई है इस 9.2.2 क्लॉज में
कि आपको जो ग्रेडिंग करनी है एग्रीगेट्स की, जो प्रोपोर्शनिंग करनी है ट्रायल मिक्सेस के दौरान, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंक्रीट की डेंसिटी है वो हाईएस्ट डेंसिटी की कंक्रीट आपको मिले, इस तरह की प्रोपोर्शनिंग करनी है। और टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 टाइम्स दी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये बेसिक कुछ अमेंडमेंट के प्रोविजंस थे। फर्दर इसके पार्ट 2 सेगमेंट में मैं आपको रिमेनिंग जो भी चेंजेस किए गए वो भी आपको कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।